स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो, हाय एंड वेलकम गाइस। मेरा नाम है रोहन त्यागी और आज मैं दोबारा से आपके लिए लेकर आया हूं थर्ड लेक्चर हमारी ज्योग्राफी थ्रू मैप सीरीज का। दोस्तों, मुझे पता है कि दिवाली का टाइम चल रहा है एंड आप सभी लोग फेस्टिव सीजन में बहुत बिजी हैं, लेकिन आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं क्लास शुरू करने से पहले दे दूं। गाइस, हम बहुत ही जल्द हमारा लास्ट फाउंडेशन बैच लॉन्च करने वाले हैं और ये लास्ट फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है 26 ऑफ अक्टूबर से। एंड जो आपको एडमिशन लेना है इसमें, उसकी लास्ट डेट 26 ऑफ अक्टूबर है। तो यहां पर याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ दिवाली के टाइम पर, बिकॉज ये बिग दिवाली सेल है, हम आपको हमारा कोर्स, हमारा फाउंडेशन बैच, ये लाइव है, लाइव क्लासेस हैं, सिर्फ 17,500 रुपीज के अफोर्डेबल प्राइस में दे रहे हैं और आप इस प्राइस पे हमारे इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। गाइस, यहां पर कोड जो आपको इस्तेमाल करना है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के लिए, जिससे कि आपको एक कोर्स सिर्फ और सिर्फ 17,500 का पड़ेगा, वो कोड है RT लाइव। वो कोड है RT लाइव। तो दोस्तों, RT लाइव कोड का यूज करें, मैं यहां लिख देता हूं, एंड मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के साथ हमारे लास्ट फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले, जिसके एडमिशंस क्लोज हो रहे हैं बहुत जल्द ऑन 26 ऑफ अक्टूबर। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी। चलिए अब आगे बात करते हैं आज की क्लास की। देखिए, आज की क्लास में हम बेसिकली बात करने वाले हैं अर्थक्वेक्स की। दोस्तों, ये क्लास मैंने इस तरह से डिजाइन करी है जिससे कि आपको मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट हो। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज एन अर्थक्वेक। आज आपको पता चलेगा कि एक भूकंप क्या होता है, वो कैसे आता है। सेकेंडली, हम बात करेंगे अर्थक्वेक के वेव्स के बारे में, जैसे कि पी वेव्स होती हैं, एस वेव्स होती हैं, बॉडी वेव्स होती हैं, एक्सेट्रा। तो ये पार्ट 1 है। वहीं पार्ट 2 में हम बात करने वाले हैं कि हम अर्थक्वेक्स को कैसे मेजर करते हैं, और साथ ही रिक्टर स्केल है, मरकल्ली स्केल है, मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल है, एक्सेट्रा। इन सभी के बारे में पार्ट 2 में बात करेंगे, जो क्लास में कल डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट फर्दर अड्यू। तो सबसे पहली चीज, व्हाट इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर समझते हैं। देखिए, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि अर्थ बेसिकली 3 लेयर्स से बनी है। जो फर्स्ट टॉप मोस्ट लेयर है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, और क्रस्ट के नीचे आपको देखने को मिलती है मेंटल। तो ऑलरेडी ये बात मैं आपको बता चुका हूं, जो क्रस्ट है वो बेसिकली मेंटल के ऊपर है, और जो अपर मेंटल है, ये पार्ट है, दैट इज नोन एज एस्थेनोस्फियर। मैंने आपको बताया था कि जो एस्थेनोस्फियर है वो प्लास्टिक स्टेट में है। प्लास्टिक स्टेट यानी कि वो सेमी सॉलिड है, और इस सेमी सॉलिड एस्थेनोस्फियर के ऊपर हमारी क्रस्ट जो है वो फ्लोट करती है। दोस्तों, अगर आप क्रस्ट या फिर भूपरती पर परती पपड़ी इस वर्ड को देखें और इस वर्ड के मायने समझें, तो आपको समझ में आएगा कि क्रस्ट असलियत में है क्या। क्रस्ट यानी कि समथिंग क्रिस्पी, करारा, पापड़ की तरह। और अगर मैं पापड़ को उसके ऊपर हल्का सा प्रेशर लगाऊं तो पापड़ जो है वो ब्रेक हो जाएगा, वो टूट जाएगा, है ना। तो इसी तरह से जो क्रस्ट है, क्योंकि इतने सालों से, अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी हमारी अर्थ है, इसीलिए दिस क्रस्ट इट विल ब्रेक इन पीसेस, अलग अलग पीसेस में टूटी हुई है। और इसी पीस को प्लस इस एस्थेनोस्फियर को हम टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। इस टेक्टोनिक प्लेट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पर आएंगे। अर्थक्वेक के बाद हम बात करेंगे वोल्केनिज्म की, एंड उसके बाद हम बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स की। फाइन। तो इस टेक्टोनिक प्लेट में बहुत मूवमेंट्स होती हैं, क्योंकि एस्थेनोस्फियर सेमी सॉलिड है, और सेमी सॉलिड होने की वजह से इसके अंदर काफी सारे करंट्स चलते हैं, जिसकी वजह से इन प्लेट्स में मूवमेंट होती है। एंड इस मूवमेंट की वजह से गाइज आपको कभी कभी अर्थक्वेक्स फील होते हैं। तो जब मैं अर्थक्वेक की बात करता हूं कि अर्थक्वेक है क्या, व्हाट इज एन अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक इज नथिंग बट शेकिंग ऑफ अर्थ। इट इज नथिंग बट शेकिंग ऑफ अर्थ। ये शेकिंग ऑफ अर्थ है।
और ये शेकिंग 3 नेचुरल रीजंस की वजह से हो सकती है। 3 प्राकृतिक कारण हैं जिसकी वजह से ये शेकिंग हो सकती है। पहला रीजन है गाइस, ऑब्वियसली टेक्टोनिक फोर्सेस। जब दो प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे के दूर जाती हैं, उसकी वजह से अर्थ की क्रस्ट में एनर्जी रिलीज हो सकती है, जिसकी वजह से जब एनर्जी रिलीज होती है तो आपको ये शेकिंग फील हो सकती है। दूसरा रीजन है वॉल्केनिक इरप्शंस। जब कभी भी वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं काफी ज्यादा हाई इंटेंसिटी के, तब भी ये शेकिंग आप महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड रीजन बेसिकली जो है वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रीजन है, यानी कि कभी कभी मीटियोराइट जो होता है वो अर्थ को हिट करता है, और अगर मीटियोराइट बिग इनफ है, बड़ा है, तो उस इंपैक्ट की वजह से भी अर्थ शेक कर सकती है एंड अर्थक्वेक ट्रिगर हो सकता है। फाइन, तो ये 3 नेचुरल रीजन है। इसके अलावा एक और रीजन जो है फोर्थ, वो है लैंडस्लाइड्स। इसकी वजह से भी अर्थक्वेक ट्रिगर हो सकते हैं, बट लैंडस्लाइड्स कभी कभी ह्यूमन रीजंस की वजह से भी हो सकती है। फाइन, इसके वजह से शेकिंग ह्यूमन रीजंस की वजह से भी हो सकती है। ऑब्वियसली लैंडस्लाइड्स का रीजन भी ह्यूमंस हो सकते हैं। हम बहुत बार स्लोप्स के ऊपर, जो माउंटेनियस स्लोप्स हैं, पेड़ों को काट देते हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ ह्यूमन रीजंस जैसे कि डैम्स हैं। जैसे कि कहा जाता है कि 1960s में जो महाराष्ट्र के अंदर कोयना अर्थक्वेक आया था, दैट वाज इंड्यूस्ड बाय कोयना डैम। फाइन, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की वजह से शेकिंग हो सकती है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कहीं चल रही हैं, रोलर चलता है, घर के बाहर से एक रोलर निकलता है, तो वहां पर भी आपको ये देखने को मिल सकता है। एंड थर्ड रीजन माय डियर फ्रेंड्स इज व्हाट इज एक्सप्लोजन। भाई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, डायनामाइट एक्सप्लोजन, वो भी मैनमेड कॉज है, जिसकी वजह से ये हो सकती है। शेकिंग ऑफ अर्थ जो है वो हो सकती है। So basically earthquake is nothing but a shaking of surface of earth, and जितने भी earthquake हैं, जितने भी भूकंप हैं, they all happens within the lithosphere। तो ये बात याद रखनी है, सभी earthquakes they will happen in the lithosphere। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं what is lithosphere। lithosphere is nothing but crust plus upper mantle। क्रस्ट प्लस अपर मेंटल। ओके, अब गाइस इस लिथोस्फीयर में, इस अर्थ के लिथोस्फीयर में जहां पर भी ये एनर्जी रिलीज होती है, जिस पॉइंट पर इनसाइड द अर्थ ये एनर्जी रिलीज होती है, लेट्स से दिस इज द पॉइंट वेयर दिस एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड, हम इस पॉइंट को बोलते हैं हाइपोसेंटर, और वी कॉल इट एज फोकस। ये वो पॉइंट है जहां से अर्थक्वेक ट्रिगर होता है, ये पॉइंट है जहां पर ये एनर्जी रिलीज होती है। You can write it down। फाइन, उसके बाद हाइपोसेंटर से जो नियरेस्ट पॉइंट है ऑन द सरफेस, सतह के पास जो सबसे निकटतम पॉइंट है, वो बेसिकली इससे 90 डिग्री ऊपर होगा, यहां पे। This is the point that is nearest to the surface, तो हम कहते हैं एपिसेंटर। तो एपिसेंटर पे आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देखने को मिलती है। तो सरफेस के ऊपर तो हम रहते हैं, तो सरफेस के ऊपर हाईएस्ट एनर्जी जो रिसीव होती है वो एपिसेंटर पर होती है। तो जब भी आप न्यूज देखते हैं तो वहां पर हमेशा ये बोला जाता है कि ये अर्थक्वेक आया है आज अफगानिस्तान में, और शायद हेरात के पास इसका एपिसेंटर है। आज इंडिया में एक अर्थक्वेक आया था कच्छ में, उसका एपिसेंटर धनौल्टी के पास है, उसका एपिसेंटर लखपत के पास है, एक्सेट्रा। तो आपने ये न्यूज में सुना होगा कि हमेशा एपिसेंटर को मेंशन किया जाता है, और ये भी मेंशन किया जाता है कि कितनी गहराई पर ये अर्थक्वेक आया था, कितनी गहराई पर ये जो एनर्जी है ये रिलीज हुई। सो ऑन द बेसिस ऑफ डेप्थ, यानी कि हाइपोसेंटर या फिर फोकस की जो डेप्थ है, उसकी जो गहराई है, उस बेसिस पर
अर्थक्वेक 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। फर्स्ट एज यू कैन सी इज द शैलो अर्थक्वेक, जिसको आप हिंदी में उथले भूकंप भी बोलते हो। देन मध्यवर्ती यानी कि इंटरमीडिएट अर्थक्वेक एंड देन डीप अर्थक्वेक। भाई नाम से समझ में आ रहा है ना। शैलो यानी कि जो हाइपोसेंटर फोकस है वो सरफेस से ज्यादा गहराई पर नहीं है। कितनी गहराई पर होना चाहिए देखो। सबसे पहले बात करते हैं शैलो अर्थक्वेक की। तो शैलो अर्थक्वेक में जो फोकस है, हाइपोसेंटर है, वो 70 किलोमीटर की डेप्थ तक हो सकता है। इट कुड बी एट द डेप्थ ऑफ अप टू 70 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस एंड इसको आप शैलो अर्थक्वेक या फिर उथले अर्थक्वेक्स बोलते हो। इसके बाद हमारे पास होते हैं इंटरमीडिएट अर्थक्वेक। तो जो इंटरमीडिएट अर्थक्वेक हैं, ये तो शैलो अर्थक्वेक थे ये वाले, वो 70 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर की डेप्थ तक हो सकते हैं। इज योर इंटरमीडिएट अर्थक्वेक। लास्ट गाइस हमारे पास होते हैं डीप अर्थक्वेक। बेसिकली ये कौन से थे? शैलो, ये इंटरमीडिएट अप टू 300 and up to 700 kilometer depth. From 300 to 700 you have the deep earthquake. So 3 earthquakes हैं, 3 types of earthquakes that we feel is shallow, intermediate and deep earthquakes depending upon उनका focus hypocenter कितनी depth पर located है। Fine. So this thing it must be clear in your mind ये किस तरह से होता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही important example लेते हैं। So let's say guys, this is surface of the earth. So there is A earthquake, पहला earthquake, B earthquake, दूसरा earthquake and C earthquake. So tell me, तीनों earthquake में अगर equal amount of energy release होती है, that is E, which earthquake will be destructive, will be most destructive? अगर तीनों earthquake में same amount of energy यानी कि बराबर मात्रा की ऊर्जा रिलीज होती है, तो which earthquake will be more harmful at the surface, more destructive at the surface? Tell me. देखो, अगर मैं 100 किलोमीटर दौड़ूं तो मेरी काफी ज्यादा एनर्जी यूज हो जाएगी। वहीं मैं 2 किलोमीटर दौड़ूं तो मेरी एनर्जी कम यूटिलाइज होगी। तो मैं जितना चलूंगा, जितना मूव करूंगा, मेरी उतनी एनर्जी लूज हो जाएगी मूवमेंट में। फाइन, ठीक है। तो इसीलिए जब पॉइंट ए पर अर्थक्वेक आया, ये हाइपोसेंटर है, तो उसको सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ा। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एनर्जी रिलीज्ड बाय ए। बी के केस में जो था डिस्टेंस वो थोड़ा बढ़ गया, दिस इज द डिस्टेंस। एंड सी के केस में डिस्टेंस और ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो एज यू कैन सी माय डियर फ्रेंड्स, अगर तीनों अर्थक्वेक इक्वल एनर्जी के हैं तो द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव विल बी ए। इट विल बी मोस्ट डिस्ट्रक्टिव। व्हाई माय डियर फ्रेंड्स? बिकॉज इट इज नियरर टू द सरफेस। इट इज नियरर टू द सरफेस। सो यहां पर शैलो अर्थक्वेक सबसे खतरनाक होते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर। फाइन, क्लियर होती है बात? फाइन, ओके। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। तो पहली चीज तो मैंने आपको समझा दी, दोबारा रिवाइज करवाता हूं। क्या सभी नेचुरल अर्थक्वेक जो है वो लिथोस्फीयर में होते हैं, एक्सेप्ट जब मीटियोराइट हिट करे तो ऑब्वियसली वो सरफेस से ही होते हैं शुरू, है ना। और गाइज इन अर्थक्वेक्स को हम मेजर कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं उनकी वेव्स के थ्रू। देखिए, जब भी एनर्जी कहीं भी ट्रांसपोर्ट की जाती है, ट्रांसफर होती है, तो वो वेव्स में ट्रेवल करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं जब बात कर रहा हूं, आई एम यूजिंग माय एनर्जी। नाउ मेरे अंदर जो एनर्जी है दैट इज बीइंग पुट इनटू माय वोकल कॉर्ड। मेरे गले में एक वोकल कॉर्ड है, और जब यहां पर मैं एनर्जी पुट कर रहा हूं तो जो हवा है, एयर है, उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो रहे हैं। और जब ये मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो रहे हैं
तो आप तक ये वाइब्रेशन पहुंच रही है थ्रू दिस माइक, जो इन वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करके आपके हेडफोन्स तक पहुंचा रहा है और आपके हेडफोन्स वापस से इस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये वेव्स ही तो हैं जो ऐसे जा रही हैं। इसी तरह से लाइट वेव्स होती हैं। तो जब भी एनर्जी ट्रांसफर होती है, देयर इज ऑलवेज अ वेव। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर खड़ा हूं और मैं यहां पर एक ये टेबल है जिसपे कैमरा रखा है, आप कैमरे के थ्रू मुझे देख पा रहे हो, है ना। अब अगर मैं इस टेबल को हिट करूंगा, मैंने इस टेबल को हिट किया, तो आप देखेंगे ये कैमरा जो है ये भी शेक कर रहा है। क्यों? बिकॉज इस टेबल में मैंने एनर्जी पुट करी एंड इस टेबल के अंदर वेव्स क्रिएट हुई, है ना। इसी तरह से व्हेन यू थ्रो अ स्टोन इन अ लेक, रिपल्स आर क्रिएटेड, दे आर नथिंग बट वेव्स। इसी तरह से कई अर्थक्वेक की भी जो एनर्जी है, इट ट्रेवल्स इन वेव फॉर्मेट। ठीक है, अब इन वेव्स को रीड करने के लिए हमारे पास कुछ मशीन्स होती हैं, एंड दीज मशीन्स आर कॉल्ड एज सेसिमोमीटर्स। वी कॉल देम एज सेसिमोमीटर्स। देखिए ये एक आर्किक सेसिमोमीटर है, काफी पुराना है। मान लीजिए अर्थक्वेक आया, उसकी वेव्स ट्रैवल हुई हमारे सरफेस में, तो वो वेव्स सबसे पहले इस ग्राउंड को शेक करेंगी और इस ग्राउंड के बाद इस पोल को शेक करेंगी एंड इस पोल के बाद इस पोल से जो ये अटैच्ड स्ट्रिंग है इसको शेक करेंगी, वाइब्रेट करेंगी। और ये जो स्ट्रिंग है इससे अटैच्ड एक पेन है, एक बॉल है और उसमें पेन लगा हुआ है, और इसको भी शेक करेंगी। तो जब अर्थ पे वाइब्रेशन आएगी तो इस बॉल में, इस पेन में भी वाइब्रेशन आएगी, और नीचे एक पेपर है जो आगे की तरफ मूव कर रहा है, इसके ऊपर आपको इस प्रकार का एक ग्राफ देखने को मिलेगा जिसको हम सेसिमोग्राफ बोलते हैं। फाइन, तो दिस इज अ लेटेस्ट मशीन, आप देख सकते हैं, जहां पर यहां से इनपुट आ रहा है और अकॉर्डिंग टू द इनपुट ये इस प्रकार की सेसिमोग्राफ्स जो हैं वो क्रिएट कर रही है, देख सकते हैं। तो इस तरह से हम अर्थक्वेक की वेव्स को रिकॉर्ड करते हैं थ्रू सेसिमोमीटर। ये एक सेसिमोमीटर है। फाइन, ये एक और एग्जांपल है सेसिमोमीटर का, किस तरह से ये चीज हो सकती है। यहां पर एक रोल लगा हुआ है पेपर का इंस्टेड ऑफ सिंगल शीट ऑफ पेपर। तो यहां पर ये चीज रिमेंबर करनी जरूरी है कि अर्थक्वेक वेव्स दे आर ऑफ टू टाइप्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स बेसिकली। फाइन, तो हमारे पास सबसे पहले देखो ऐसी वेव्स हैं जो अर्थ के अंदर होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां अर्थक्वेक आया तो ये वेव्स सबसे पहले अर्थ के अंदर ट्रैवल करेंगी एंड देन दे विल कम टू द सरफेस, एंड सरफेस पे भी ट्रैवल करेंगी। तो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी वेव्स। बॉडी वेव्स वो अर्थ के अंदर भी ट्रैवल करती हैं एंड वो सरफेस पे भी ट्रैवल करती हैं, वो सरफेस पे भी ट्रैवल करती हैं। दे ट्रैवल ऑन द सरफेस एज वेल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉडी वेव्स दो टाइप्स की होती हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ वेव इज नोन एज पी वेव्स, यानी कि प्राइमरी वेव्स। तो गाइस जो प्राइमरी वेव्स हैं, पी वेव्स हैं, इनको हम प्राइमरी इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर फर्स्ट टू रीच एट द सरफेस। दे आर बेसिकली फास्टेस्ट, ये सबसे तेज ट्रैवल करती हैं और सरफेस पर सबसे पहले पहुंचती हैं, एंड इसीलिए हम इनको पी वेव्स कहते हैं। राइट, एंड देन गाइस वी हैव एस वेव्स। एस यानी कि सेकेंडरी वेव्स, ये सेकंड फास्टेस्ट होती हैं, इसीलिए सरफेस पर पी वेव्स के बाद पहुंचती और इसीलिए दे आर सेकंड फास्टेस्ट। वी कॉल देम एज सेकेंडरी वेव्स और सिंपली एस वेव्स। फाइन, तो पी वेव्स एंड एस वेव्स बोथ बॉडी वेव्स हैं। अब जब ये पी वेव एंड एस वेव सरफेस से रिएक्ट करती हैं, सरफेस को हिट करती हैं, तो सरफेस पे एक नई तरह की वेव्स क्रिएट हो जाती हैं जिनको हम सरफेस वेव्स कहते हैं। ऑलरेडी सरफेस पे आपको पी वेव भी दिखती है, एस वेव भी दिखती है, बट पी वेव और एस वेव के इंटरैक्शन की वजह से विद द सरफेस हमें सरफेस वेव्स देखने को मिलती हैं। हमें सरफेस वेव्स देखने को मिलती हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे कि रेलिक वेव्स होती हैं, लव वेव्स होती हैं, एक्सेट्रा। फाइन, तो सबसे पहले इन वेव्स के बारे में हम बात करते हैं। सरफेस वेव्स आप देख सकते हैं जनरेटेड व्हेन बॉडी वेव्स इंटरैक्ट विद अर्थ सरफेस। फाइन, नाउ बेसिकली
क्वेश्चन ये आना चाहिए, आप लोगों के दिमाग में भी ये चीज चल रही होगी कि सर जब भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, तो हमें क्या फील होता है ना? जब अर्थक्वेक आता है तो आपको भी फील होता है, कुछ ना कुछ शेकिंग फील होती है। तो सर व्हाट आई फील ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, दिस मस्ट बी द क्वेश्चन दैट इज कमिंग टू योर माइंड, है ना? So I would rather say that love waves are types of surface wave that you feel during an earthquake. तो आपको बेसिकली सरफेस वेव्स फील होती है, यू कैन फील सरफेस वेव्स जो आपको फील होती है। अब आपने सुना होगा, आपने ये वीडियो भी देखी होगी, 2011 में एक वीडियो है, यूट्यूब पे सर्च करना, जहां पर एक डॉग है, जापान में अर्थक्वेक आया था, तो अर्थक्वेक आने से 5-10 सेकंड पहले उसको चल गया था पता कि अर्थक्वेक आने वाला है। जैसे ही उसको लगा कि अर्थक्वेक आने वाला है, ही रैन आउट, वो बाहर चला गया ऑटोमेटिकली। इवन जो चिड़िया वगैरह होती हैं वो अर्थक्वेक आने से पहले पेड़ों से उड़ जाती हैं आसमान में। ये भी बात सुनी है, हमारे बुजुर्ग बताते थे कि भाई शायद जो जानवर होते हैं उनको अर्थक्वेक आने से पहले आभास हो जाता है। तो उसका मे बी रीजन ये हो सकता है कि शायद जो ये जानवर हैं, दे माइट, दे मे, वी डोंट नो, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट दे माइट, दे मे सेंस एस वेव्स और मे बी पी वेव्स, जो 5 सेकंड 6 सेकंड पहले आती हैं। That might be the reason. That might be the scientific explanation of our observation, जो हमने आज तक करी है कि जानवरों को पहले आभास हो जाता है। ये शायद साइंटिफिक रीजन है हमारी ऑब्जर्वेशन का। फाइन, ओके। तो ये है आपका सेसिमोग्राफ, आप देख सकते हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट थिंग जो शेक होता है, ये ग्राउंड मूवमेंट। ग्राउंड पर क्या होता है, देखो फील, सबसे पहले आपको पी वेव फील होती है, मेरी पी वेव। पी वेव के थोड़ी देर बाद आपको एस वेव फील होती है, एंड एस वेव के थोड़ी देर बाद यू विल फाइंड अ सरफेस वेव। आ रही है बात समझ? तो यहां पर बहुत बच्चे कंफ्यूज भी कर जाएंगे कि सर ये एस वेव और सरफेस वेव की में क्या फर्क है। देखो, एस वेव मतलब सेकेंडरी वेव, सरफेस वेव यानी कि सरफेस वेव, सतह के ऊपर जो तरंगे होती है ना, तो ये चीज भी कंफ्यूज नहीं करनी है। एस वेव अलग है एंड सरफेस वेव टोटली अलग है। फाइन, ओके। तो गाइस चलिए एक करके इन सभी के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे पी वेव्स यानी कि प्राथमिक तरंगों के बारे में। देखो पी वेव्स क्या होती है। देखो पी वेव्स बेसिकली साउंड वेव्स की तरह, साउंड जो वेव होती है जिसमें मैं बात कर रहा हूं, है ना, आई एम टॉकिंग टू यू, तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ साउंड वेव, है ना। आई एम टॉकिंग टू यू एंड यू आर लिसनिंग टू माई साउंड। तो साउंड कैसे ट्रेवल करती है? So P wave are basically similar to sound waves. They are similar to the sound waves. So please do understand this thing. जो P waves हैं वो sound waves जैसी ही होती हैं। Fine. इसके अलावा they are first to arrive at the surface. मैंने आपको अभी सेसिमोग्राफ दिखाया जिसके अंदर पी वेव सबसे पहले आपको दिखी। इसका मतलब ये है कि पी वेव आर फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस, वो सबसे पहले सरफेस पर पहुंचती है। थर्डली गाइस, जो पी वेव होती है वो सॉलिड से ट्रैवल कर सकती है, लिक्विड के थ्रू ट्रैवल कर सकती है, इवन एयर के थ्रू ट्रैवल कर सकती है। एंड इसीलिए अभी रिसेंटली रिसर्च चल रहा है कि शायद जो सैटेलाइट्स हैं दे ऑल्सो कैन डिटेक्ट अर्थक्वेक। 10 सेकंड 15 सेकंड पहले अर्थक्वेक के वो हमें शायद सिग्नल दे पाए, एंड मे बी थ्रू सैटेलाइट्स वी कैन डेवलप अ अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑफ अर्थक्वेक्स, मे बी पॉसिबल। सो पी वेव इट कैन ट्रैवल as you can see through solid, liquid or gas. Fine. Thirdly, my dear friends, जो वाइब्रेशन होती है हर एक मॉलिक्यूल के अंदर, जब एक वेव ट्रैवल करती है तो देयर विल बी अ वाइब्रेशन, एंड वो वाइब्रेशन होती है पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल। देखो मैं यहां पर एक डायग्राम बना लेता हूं। देखो मॉलिक्यूल्स वैसे तो एकदम सॉलिड में एकदम चिपके चिपके होते हैं, पर हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इनमें कुछ थोड़ा सा गैप डाल देते हैं। तो मान लीजिए पी वेव इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो जो वाइब्रेशन है वो बेसिकली ऐसे होगी। तो आप देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल।
इसको और अच्छी तरीके से हम समझेंगे, मैं आपको यहां दिखा देता हूं। लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल एंड दीज आर द मॉलिक्यूल। तो देखते हैं कैसे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे। देखिए, नाउ यू कैन सी द मॉलिक्यूल्स, दे आर वाइब्रेटिंग लाइक व्हाट, दे आर वाइब्रेटिंग लाइक व्हाट, टेल मी, लाइक, आया ना। तो जो वाइब्रेशन है इन मॉलिक्यूल्स की, दैट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल, दैट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ पी वेव। आ रही है बात समझ? सो पी वेव में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पैरेलली वाइब्रेट करते हैं, दे वाइब्रेट पैरेलली, एंड इसीलिए, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज लॉन्जिट्यूडनल वेव। हम पी वेव को लॉन्जिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं, राइट? तो दिस इज व्हाट इज अ पी वेव इज। ठीक है, अब गाइस देखिए, यहां पर इस एनिमेशन में आपको दिखाता हूं, ये एक बॉडी है ना, और यहां पर ये ब्लैक डॉट आपको दिख रहा है, देखिए ये वाला डॉट, ये देखने कैसे वाइब्रेट करेगा। इस लाइन के अलोंग कर रहा है, क्योंकि वेव ऐसे जा रही है और यही लाइन मैंने यहां क्रिएट करी है। वाइब्रेशन इज बेसिकली पैरेलल एज यू कैन फाइंड, और दिस इज योर पी वेव। अब गाइस, जब भी आप कोई अर्थक्वेक आता है, whenever there is a earthquake, my dear friends, there are seismometers everywhere on earth। हमारे पास सेसिमोमीटर्स का एक बहुत बड़ा, आप देख सकते हैं, नेटवर्क है। We have a big network of seismometers, right? अब ये जो सेसिमोमीटर्स का इतना बड़ा नेटवर्क है, ये सभी की सभी पी वेव्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, फाइन। तो फॉर एग्जांपल, यहां अर्थक्वेक आया, तो आपको डिफरेंट इंटेंसिटीज की पी वेव हर जगह देखने को मिलेंगी, पर कुछ जगह पर ये पी वेव्स देखने को नहीं मिलती। तो जहां पर ये पी वेव्स हमें देखने को नहीं मिलती अर्थ में, उसको हम शैडो जोन बोलते हैं, राइट? और आपकी एनसीईआरटी के अंदर इसके बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, मैं आपको दिखा दूं। तो लेट्स से इस एग्जांपल में ये अर्थ है, ये अर्थ का कोर है, और ये हाइपोसेंटर है जहां पर अर्थक्वेक आया है। तो जब ये अर्थक्वेक आएगा तो पूरी अर्थ के ऊपर वाइब्रेशंस होंगी, फाइन। हाँ जी, इंटेंसिटी अलग अलग होगी, शायद एपिसेंटर के पास हाईएस्ट इंटेंसिटी में आपको फील हो पी वेव्स, लेकिन यहां पर शायद लो इंटेंसिटी में फील हो, बट स्टिल वो फील होगी, राइट? तो यहां पर आप देख सकते हैं ये पी वेव्स, क्योंकि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के थ्रू ट्रैवल कर सकती हैं। एंड आपको पता है गाइस, जो अर्थ की आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था दैट आउटर कोर इज इन अ लिक्विड स्टेट, आया ना। और जैसे जैसे आप अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं, वैसे वैसे डेंसिटी भी इंक्रीज करती है, और डेंसिटी जब चेंज होती है तो आपको पता है रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। आपने बचपन में क्लास 8 में पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन के बारे में। जब भी आप पानी के अंदर देखते हैं तो चीजें थोड़ी सी उथली दिखती हैं, पानी के थ्रू देखते हैं तो शायद जो बॉटम है वो थोड़ा सा ऊपर दिखता है ना। सो दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन। ये इसलिए होता है क्योंकि एयर की डेंसिटी कम है एंड वाटर की डेंसिटी ज्यादा है। सेम तब होता है जब आप ग्लास के थ्रू देखते हैं। इसी तरह से गाइस, जैसे लाइट डिफरेंट मीडियम में बेंड होती है, इसी तरह से जैसे ये पी वेव ट्रैवल करती है अर्थ के अंदर, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से इसमें भी रिफ्रैक्शन होगा, इसके अंदर भी रिफ्रैक्शन होता है। यू विल फाइंड रिफ्रैक्शन इन दिस पी वेव। तो इसी वजह से ये जो पी वेव्स हैं आपको दिखेगा दैट दे आर नॉट फाउंड बिटवीन 105 एंड 145 डिग्री। तो इसके बीच में यू विल हैव द शैडो जोन। दिस इज द शैडो जोन एंड इट इज क्रिएटेड। ये क्यों क्रिएट हो रहा है? रिफ्रैक्शन की वजह से। बिकॉज गाइज, जैसे आप अंदर जाते हैं जो डेंसिटी है वो चेंज होती है। अब आप बोलेंगे कि सर जो आउटर कोर है वो लिक्विड है, तो वहां से पी वेव कैसे निकल रही है? मैंने आपको बताया कि जो पी वेव है वो सॉलिड से भी निकल सकती है, लिक्विड से भी निकल सकती है, एयर से भी निकल सकती है। क्यों? क्योंकि पी वेव आर सिमिलर टू साउंड वेव। साउंड वेव स्टील में भी ट्रैवल कर सकती है जी, एयर में भी, वाटर में भी, हर जगह ट्रैवल कर सकती है। फ्यू So this is the shadow zone of a P wave and it is created because of refraction. Is created because of refraction. Fine, आती है बात समझ? ठीक है, ओके।
नेक्स्ट आते हैं एस वेव के ऊपर। नेक्स्ट वी विल कम ऑन एस वेव। गाइस जो एस वेव्स होती हैं, द एस वेव्स ये सेकेंडरी वेव्स हैं, सेकंड टू रीच एट द सरफेस है फर्स्ट ऑफ ऑल, इसीलिए पी वेव से थोड़ी स्लो है। दोस्तों पी वेव्स के कॉन्ट्रास्ट में जो एस वेव्स हैं वो लाइट वेव्स की तरह होती हैं, दे बिहेव लाइक लाइट वेव, इसीलिए दे कैन ओनली ट्रैवल थ्रू सॉलिड मटेरियल, दे कैन ओनली ट्रैवल थ्रू सॉलिड मटेरियल। जैसे कि लाइट है या तो वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है, या फिर एयर में ट्रैवल कर सकती है, या फिर ट्रांसपेरेंट मटेरियल में ट्रैवल कर सकती है, या फिर ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल में ट्रैवल कर सकती है। ओपेक मटेरियल्स में लाइट ट्रैवल नहीं कर सकती। इन दैट वे ओनली द एस वेव कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल। इसका मतलब यह है इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रू लिक्विड आउटर कोर। तो जो लिक्विड आउटर कोर है हमारी अर्थ की, वो एस वेव्स को ब्लॉक कर सकती है। यस और नो? फाइन गाइस, इसके अलावा जो वाइब्रेशन होती है मॉलिक्यूल्स की, जैसे एस वेव में वाइब्रेशन कैसे हो रही थी, पी वेव्स में वाइब्रेशन हो रही थी पैरेलली लाइक दिस, है ना। वहीं एस वेव में जो वाइब्रेशन है वो अप डाउन होती है, वो ऊपर नीचे होती है। प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग, एंड इसीलिए इसको हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। तो आपको दोबारा से ये चीज समझाता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं ये एस वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, यस और नो, और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये किस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं आप देख सकते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। दे आर वाइब्रेटिंग एज यू कैन सी लाइक दिस, एंड दिस एंगल इफ यू मेजर is 90 degree, not parallel. The angle is transverse or perpendicular, and hence हम इनको transverse wave बोलते हैं। We call S wave as transverse waves. Fine. यहाँ पर आप देखो मोशन देखना पार्टिकल का, ऊपर नीचे होगा, it is going up and down, and hence this is S wave known as transverse. दोनों में फर्क आप यहाँ पर देख सकते हैं P wave और S wave के ट्रैवल के तरीके में। जो यहाँ पर ये पॉइंट है आप देखोगे, line is going up and down. Here देखो यहाँ पर point, line is going this. So vibration is parallel in P wave, this vibration is perpendicular in S wave. Understand this? Now मैंने आपको बताया क्योंकि S wave सिर्फ solid से travel कर सकती है, सॉलिड, इसीलिए जो अर्थ की लिक्विड आउटर कोर है वो इसको ब्लॉक कर देती। एंड हेंस गाइस व्हाट यू विल फाइंड इज व्हाट, टेल मी, दैट इट इज ब्लॉक्ड, एंड हेंस 105 डिग्रीज के बियॉन्ड आपको एस वेव नहीं दिखती। क्यों नहीं दिखती? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, और यहां पर इसको टोटली ब्लॉक कर रही है outer liquid core, and hence because of this you will find that beyond 105 degrees there is no S wave that is detected. तो ये डिग्रीज नाप कैसे रहे हैं, काफी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो अगर आप इस तरह से बना लो अर्थ के सेंटर से, तो बेसिकली दिस इज 90 डिग्री, और इस अर्थक्वेक का अब ये क्या हुआ, अबाउट 105 डिग्रीज। इसी केस में मान लो अर्थक्वेक जो है वो यहां आता है, इधर आता है, तो वेव विल बी ट्रैवलिंग लाइक, तो आप 105 डिग्रीज कैसे नापोगे, लाइन बना लोगे इमेजिनरी, और उसके बाद यहां से आप देख लो शायद ये 100 वेव यहां तक रहेगी 105 डिग्रीज, एंड ये आपका शैडो जोन इसके। तो ये चीज भी जरूरी है, काफी बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज होते हैं कि सर ये एंगल्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं, तो वो ऐसे क्रिएट। फाइन, तो पी वेव एस वेव में दोनों में एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए जो पी वेव्स होती हैं बेसिकली मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, दे कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड एंड गैस, दे आर फास्टेस्ट। एस वेव कैन ओनली ट्रेवल थ्रू सॉलिड एंड दे आर सेकंड फास्टेस्ट। आ रही है बात समझ? इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू। फाइन, पी वेव्स बेसिकली जो
वाइब्रेशंस हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज, यस माय डियर फ्रेंड्स, पैरेलल. तो इट वाइब्रेट्स पैरेलली. यहां पर वाइब्रेशन परपेंडिकुलरली होता है ना, 90 डिग्री पर होता है, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं. पी वेव का जो शेडो जोन है दैट इज बिटवीन 105 एंड 145 डिग्रीज. ये नंबर आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, विकिपीडिया पे नंबर दूसरा है. तो दिस इज द शेडो जोन ऑफ, ये क्यों बनता है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ये बनता है. वहीं गाइस एस वेव का शेडो जोन इज 105 डिग्रीज एंड बियॉन्ड, 105 डिग्री के बियॉन्ड ये क्रिएट होता है. ठीक है, तो दिस इज पी वेव इज कॉल्ड एज व्हाट, लॉन्जिट्यूडनल वेव्स, and S wave is called as what, my dear friends? It is called as what? Tell me. Transverse wave. Okay. So this is what it is about P wave and S wave. Fine. Now इसके पार्ट 2 में हम सरफेस वेव्स के बारे में बात करेंगे, तो उसके लिए प्लीज गाइज वेट करिएगा. एंड सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्लास वी विल टॉक अबाउट सरफेस वेव. एंड देन वी विल ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट कि हमने अर्थ के इंटीरियर को किस तरह से इन्फर किया है थ्रू दीज वेव्स. फाइन. तो गाइस इसी के साथ आप सभी को हैप्पी दिवाली, आप सभी को हैप्पी दिवाली. एंड दिवाली धमाका ऑफर आपके लिए है, यहां पर आप देख सकते हैं, जहां पर आप हमारे लाइव फाउंडेशन बैच, जो कि लास्ट लाइव फाउंडेशन बैच हम प्रोवाइड कर रहे हैं 2023 के लिए. बता दूं कि यहां पर यू विल गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट अगर आप कोड यूज करते हैं RT लाइव. तो RT लाइव कोड यूज करो यार, एंड मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट पे हमारे इस कोर्स में एडमिशन ले लो. बहुत बेहतरीन है. आई एम टेलिंग यू, दिस इज द बेस्ट थिंग यू विल गेट इन इंडिया. द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू फॉर क्लियरिंग UPSC इज ज्वाइनिंग द लास्ट फाउंडेशन बैच, जो शुरू होने वाला है 26th. आप देख सकते हैं, एडमिशन क्लोजिंग वेरी सून. ये जो कोड है, ये जो डिस्काउंट है, ये वैलिड सिर्फ दिवाली के लिए है, ओनली फॉर दिवाली. यूज करें कोड RT लाइव का, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा. तो गाइस इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं. कल के सेशन में हम बात करेंगे सरफेस वेव्स की, और किस तरह से हम वेव्स के थ्रू अर्थ को इन्फर कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, एंड देन हम अर्थक्वेक्स को कैसे मेजर कर सकते हैं. Guys, so with that thing in mind, I will take your leave. Bye, take care, and happy Diwali to all of you. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.